एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6th का आपका जो विज्ञान की किताब है उसका लेसन नंबर 2 है, संजीव जगत में विविधता। उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे पाठ से क्लियर है संजीव जगत में विविधता। तो इस पाठ में हम संजीवों के बारे में, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जो उनकी विविधताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ये पहले सबसे संस्कृत का शब्द लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति विषम् आतपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब शब्द संस्कृत का, इसका अध्ययन भी कर लें। बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, परंतु सवे कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी सवे कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्हें जो कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों को ही दे देते हैं। तो इसमें बड़ों की विशेषता बताई गई है। जैसे बड़े वृक्ष हैं वो दूसरों को सवे धूप में खड़े रहते हैं, कड़ी धूप में दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं। इसी तरह हमारे जो बड़े हैं वो भी, जो अच्छे मनुष्य हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो सभी कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं और जो कुछ उन्होंने अर्जित किया होता है वो समाज को, दूसरों को देते हैं। तो यहाँ पर ये एक दृश्य दिखाया गया है जंगल का, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर हैं, अभिभावक हैं, जो उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु के पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में निपुण हैं। तो यहाँ पर मनीराम चाचा की विशेषता और जो डॉक्टर रघु हैं उनके बारे में बताया गया है। टीचर ने, जो शिक्षिका है, उन्होंने बच्चों को प्रकृति की सैर का निर्णय किया। इसकी सहायता के लिए उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधे और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वो अपने साथ नोटबुक, पेन, पानी की बोतल लेकर चलें। तो बच्चों को ये शिक्षिका ने कहा कि जब हम प्रकृति की सैर के लिए जाएंगे तो उनके पास पानी की बोतल, नोटबुक, पेन होना चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करें, उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से ध्वनियों को भी सुने। तो जो मनीराम चाचा और जो उनके साथ डॉक्टर रघु गए हैं, वे बच्चों को जो पार्क की गंध की विविधता है उस पर ध्यान देने को कहते हैं। वे उन्हें ये भी कहते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ कोई वो जंगल में छेड़छाड़ ना करें। तो मनीराम जो चाचा हैं वो भी बच्चों को कहते हैं कि वो जंगलों में सिर्फ पौधों और जंतुओं को ना देखें बल्कि उनकी आवाज़ों को, ध्वनियों को भी ध्यान से सुने। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जंगल में बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को
वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए विभिन्न पक्षियों को, जंगल में घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्षों को, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों को और बंदरों को कूदते हुए देख रहे हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी को अपनी एक अलग चहचहाट होती है। तो डॉक्टर रघु ने बताते हैं कि पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें हैं, चहचहाट है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर मनीराम चाचा से कुछ विद्यार्थियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक बच्चे का चित्र बनाया हुआ है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए, उन पर चर्चा कीजिए। तो आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कभी आपने किसी पौधे और जंतु को ध्यान से देखा है? उसके बारे में क्या जानकारी आपने प्राप्त की है, वो अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए। अब आगे लिखा हुआ है, हमारे 2.1 में हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता। तो अब आपके लिए है क्रियाकलाप 2.1, आइए खोजें और अंकित करें। तो आपके लिए क्रियाकलाप 1 बताया, 2.1 में लिखा हुआ, आप इसको करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय में उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। तो जो आपके आसपास कोई बाग बगीचा या जंगल है या उपवन है, तो उसकी आप सैर का प्रोग्राम बनाएं। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियाँ जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें। तो उस वक्त जब आप सैर कर रहे हों तो पौधों, कीटों और पक्षियों की जानकारी प्राप्त करें और मौसम को भी देखें, वो गर्म है, ठंडा है, तेज़ हवा चल रही है या नहीं चल रही। इसके बाद आगे लिखा है, आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भूमि पर गिरे हुए अलग अलग पत्ते और फूलों हैं उनको इकट्ठा करके अपनी बुक बना सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। उनके नाम लिखिए, फिर ये कौन सा किस वृक्ष का पत्ता है, कौन सा फूल है। प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती भी ना तोड़ें। तो आप जहाँ जाएं वहाँ पर फूल पत्तियाँ भी नहीं आपने तोड़नी है। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियाँ, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 और तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक चित्र दिया गया है, इसमें ये कुछ पौधे दिखाए गए हैं। घास का पौधा है ये तुलसी का पौधा है और ये गुड़हल का फूल है। तो इसके बारे में यहाँ पर इनके बारे में आपने सारणी में लिखना है। ये थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं ताकि पूरी दिखे आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रमशः क्या स्थानीय नाम, तना, पत्तियों की आकृति और अभिविन्यास, फूल, कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं। तो यहाँ पर जैसे पहले सामान्य घास लिया है नंबर 1 पर, इसका जो तना है वो कोमल और पतला होता है। और पत्तियों के बारे में है, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप में एक पत्ता निकलता है। तो नीचे से ध्यान से देखें तो एक ये जो है पत्ता निकल रहा है, यहाँ से इसके पत्ते निकलते रहते हैं और आगे की ऊपर की ओर तना चलता रहता है। तो इस तरह आगे लिखा हुआ है, क्या आपने घास का कभी फूल देखा है? अगर देखा है तो आप यहाँ पर हाँ लिख दें, नहीं देखा तो नहीं लिख दें। इस तरह कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं, तो इसकी पत्तियों का रंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं। इस तरह आपने तुलसी का अवलोकन किया तो तुलसी के बारे में भी लिखा है, यहाँ पर कठोर और पतला होता है इसका तना, पत्तियाँ जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं और जो फूल होता है उसका गुलाबी बैंगनी रंग होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये तुलसी की जो पत्तियाँ हैं ये एक दूसरे के सामने हैं। इस तरह इसका तना है जो वो पतला और कठोर होता है, नीचे जो तना होता है, और इसका जो फूल होता है उसका रंग जो है गुलाबी बैंगनी होता है। इसके बाद अगर आपको कोई और विशेषता नज़र आए
तो आप यहाँ पर इस डिब्बी में यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी विशेषता, आप इसका अवलोकन करें। इस तरह गुड़हल के बारे में आपने लिखना है, इसका तना पतला और कठोर यहाँ पर लिख देंगे, कठोर होता है। फिर जो दूसरी विशेषता है आपने यहाँ पर लिखनी है, अभी फूल का रंग कैसा है, इसका पत्तियाँ कैसी हैं और कोई अन्य विशेषता। इस तरह नीम के बारे में आपने लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है कठोर और मोटा तना, फिर पत्तियाँ, फूल और ये और विशेषता लिखी है चिकनी सतह वाली पत्तियाँ। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर अगले 5 नंबर में अन्य में आपने किसी और पौधे का नाम लिखना है, जैसे आप पुदीना लिख सकते हैं या कोई और भी पौधा लिख सकते हैं, जैसे जो आपको पसंद हो, तो उसकी विशेषताएं आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये जो आपकी जो सारणी है तालिका 2.1 आपने खुद भरनी है। इसका जो वर्णन है, जो आपका मिलान है, वो अगली वीडियो में हम करेंगे। इसी तरह आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई गई। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो आपने अवलोकन किया उनमें पौधों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं, ये भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप तब तक अपने लेवल पर इसकी जांच कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो यहाँ लिखा है लंबा और छोटा, कठोर और कोमल तना। जो हमने देखा लंबा तने वाले, छोटे वाले, कठोर वाले और कोमल तने वाले पौधे देखें। विभिन्न आकृति की पत्तियां, पत्तियों का आकार भी सभी के पौधों का अलग अलग होता है और तनों पर पत्तियों का अभिविन्यास, तो तने से पत्तियां निकलती हुई दिखाई दी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फूल के रंग, आकार और सुगंध में भी विभिन्नता पाई जाती है। जो फूलों के आकार हैं, रंग हैं, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्वानुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाएं। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो अब जंतुओं के बारे में आपने इस तालिका में लिखना है, जो आपने जंतुओं की विशेषताएं देखी 2.1 में। तो यहाँ लिखा हुआ है जंतुओं के नाम, जो स्थानीय नाम है आपकी भाषा में, उनके रहने का स्थान, वो क्या भोजन करते हैं, गति के प्रकार, कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषता। जैसे यहाँ पर कौवा लिखा है पहले, तो वृक्षों पर रहता है, कीटों को खाता है। अगर कोई और भोजन खाता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गति के प्रकार, उड़ना और चलना, तो उड़ता भी है और वो चलता भी है। अन्य अवलोकन में लिख सकते हैं चोंच में टहनी लिए हुए, तो उसकी विशेषता है वो चोंच में कुछ ना कुछ रखता है। इस तरह आगे चींटी का लिखा हुआ है, चींटी मिट्टी या बिलों में रहती है, पत्तियां और बीज कीट खाती है। फिर यहाँ पर उसकी गति के बारे में आपने बताना है। अन्य विशेषता में ये लिख दिया इसके 6 पाद होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं। फिर गाय का लिखना है आपने, कहाँ रहती है, क्या खाती है, घास पत्तियाँ, वो कैसी गति करती है, यानी वो चलती है, यहाँ लिखना है। और यहाँ पर उसकी अन्य कोई विशेषता लिख देनी है, जैसे इसकी एक पूँछ होती है या 4 पैर होते हैं। फिर अन्य आपने 2 और यहाँ पर पक्षी जानवर लेने हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से कोई 2 अन्य जानवरों के नाम, जीवों के नाम यहाँ पर घोड़ा लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो आप सभी को ये जो अगला है यहाँ पर लिखा हुआ तालिका 2.1 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया उनकी क्या समानता है और क्या विशेषताएं हैं। आपने देखा होगा कुछ जीव भूमि पर रहते हैं, जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं, पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन, उनकी गति के प्रकार में भी विविधता है। तो यहाँ पर कुछ जंतुओं का बताया गया है, जैसे कुछ जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ वृक्षों पर रहते हैं, कुछ पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जो दोनों जगह पर रहता है, भूमि और जल में भी। तो जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन, उनकी गति में विभिन्नता है। आगे लिखा हुआ है आपने जिन पौधों जंतुओं का अवलोकन किया उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाए और आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के तनों, पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, इतना जो काम है ये जो दिया हुआ है आपने करना है। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है आप विद्यालय में आते जाते समय आप अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसा किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आप पहले तालिका 2.1 और 2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया इस सारणी में आप अन्य जंतुओं के नाम भी यहाँ पर
लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसी तरह अन्य अन्य पौधों के सारणी में लिख सकते हैं 2.1 में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे है क्रियाकलाप 2.2, आइए महत्व समझें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो सबसे अधिक अच्छा है। यानी आपने अब एक पौधे का ध्यान करना है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको देखा है, और इसी तरह एक जंतु का ध्यान करना है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। आगे लिखा है अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र शामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। तो इसके बाद आपने चित्र बनाना है उसका ब्लैक बोर्ड पर। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आप के क्या विचार हैं। तो टीचर ने जो बोर्ड पर बच्चों से अलग अलग जंतुओं के, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसको आपको दिखाते हैं जूम करके। ये बच्चों ने अलग अलग जंतुओं के और ये पौधों के चित्र बनाए हैं। ये भी जंतु है, ये भी जंतु है, ये पौधे हैं, यहाँ पर अलग अलग इनके चित्र बनाए हैं। तो इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र को अच्छी से देख लें एक बार फिर दोबारा से। चित्र में ये बच्चे बैठे हैं, क्लास लगी हुई है। आगे लिखा हुआ है कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा शाम पाठ पर विभिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं। तो आपने गिन लेना है, जो आपने अलग अलग चित्र बनाए वो कितने चित्र हैं जंतुओं के और कितने पौधों के। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस चित्र में जो जंतुओं के चित्र हैं उनको पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 और एक ये 4। और कोई जंतु आपको नज़र आ रहा हो तो ये भी एक पौधा है। तो इस तरह से 4 जंतु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पौधे हैं। एक ये भी जंतु है, गिनना रह गया सांप, तो ये भी आपने जंतुओं में गिन लेना है। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है क्या आप सोचते हैं कि शाम पट पर चित्रित किए गए पौधों और अतिरिक्त, यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है साथ में, छोटा कर लें, पौधे, क्या आप सोच सकते हैं कि शाम पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं। तो जो बोर्ड पर अंकित बनाए गए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसके बारे में, उसके अलावा जो और अतिरिक्त पौधे और जंतु हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर सोचें। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होती है। यानी जो किसी विशेष क्षेत्र में पौधे और जंतु पाए जाते हैं वह उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है, जो जंतु और जीवित पौधे और जंतु पाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे कुछ पक्षियों और कुछ जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, कुछ पेड़ जो हैं पक्षियों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जैव विविधता होती है, जो जैव वातावरण होता है, उसमें पक्षी और जो पेड़ और जंतु हैं, यानी पक्षी और जंतु और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पेड़ जो हैं जंतुओं को, पक्षियों को भोजन देते हैं और उन्हें रहने के लिए स्थान यानी आश्रय देते हैं। इसके बदले में ये पक्षी और जंतु जो हैं, जो फल खाने के बाद बीज हैं पेड़ पौधों के, उनको दूर दूर तक बिखरे देते हैं, फैला देते हैं, जिससे और पौधों की संख्या बढ़ जाए। तो इस प्रकार पेड़ पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 2.2 करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। 2.2 है पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने में से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? तो यानी हम नोटबुक और पुस्तकों को आप अपने बैग में अलग अलग अच्छे से व्यवस्थित करेंगे तो आपका बैग और अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा है आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। तो यानी जंतुओं और पौधों को जब हम अलग अलग रखेंगे तो उनकी जो समानताएं हैं, एक समान दिखने वाले पौधे हैं उनको हम एक श्रेणी में रखेंगे, और जो जंतु हैं
वो जो एक समान जंतु दिखते हैं, जहाँ एक समान खाना खाते हैं एक जैसा, तो उन्हें हम जंतुओं को अलग रखेंगे और जो अलग अलग जो उनमें फ़र्क हैं उनके आधार पर हम उनको विभिन्नताओं वाले अलग अलग भागों में बांट कर रख सकते हैं। आगे लिखा है क्रियाकलाप 2.3 आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाएं, समाचार पत्रों, चार्ट, अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनसे प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाइए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पौधों और जंतुओं के चित्र हैं वो अपनी जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, पत्रिकाएं, समाचार पत्रों, चार्ट और अन्य स्रोतों से काट कर एक कार्ड पर चिपकाने हैं। उसके बाद आगे लिखा है अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कीजिए। कार्ड में दर्शाए गए पौधे और जंतुओं को विभिन्नताओं जो हैं उनकी विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। जो पीछे हमने उनकी विशेषताएं की हैं पौधों और जंतुओं की, ये जो तालिकाएं हैं 2.1 और 2, ये 2 है और ये वाली 1 है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हमने इनको सोचना है और इसके आधार पर हम इनको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर आगे हम आपको बताते हैं इनको कैसे अलग अलग करना है। इसके बाद लिखा हुआ है एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएं। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें, उन पर चर्चा करें। तो एक समान आधार का मतलब है, जैसे प्यारे बच्चों, जिनका तना कमज़ोर है उनको हम अलग रख सकते हैं, जो फूल वाले पौधे हैं उनको हम अलग रख सकते हैं। इसी तरह जंतु जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, उनको अलग रख सकते हैं, जो शाकाहारी हैं उनको अलग। इस तरह उनके समूह बना सकते हैं। अपने पौधों द्वारा आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें, उन पर चर्चा करें। तो आगे लिखा हुआ है, आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के क्या कारण है? हो सकता है विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो सकता है, जबकि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो सकता है। आगे ये जहाँ पर दिखाया गया है हमें फूलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कुछ ने चुना, कुछ ने कठोर और कोमल तना चुना, कुछ ने खान पान और स्वभाव चुना, कुछ ने रहने का स्थान, जैसे कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ धरती पर रहते हैं, तो इनके अलग अलग समूह बनाए। आगे लिखा है संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए हों, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विविधताओं के आधार पर समझा अध्ययन करना सरल हो सकता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में हमारे आसपास की सामग्री और अधिक जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें ये बताया गया है कि जब हम समूह बनाते हैं तो उनको जो उनकी समानताएं और विविधताएं हैं उनके आधार पर हम उनको समझना आसान हो जाता है, पौधों और जंतुओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आगे जो क्रियाकलाप 2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएं, इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।